हेलो दोस्तों, शेष कमल एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। सो आप अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि गेट, आईएएस, आरआरबी, एसएससी, जेई और स्टेट सर्विसेज, तो डेफिनेटली ये जो वीडियो सीरीज होगी वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट को। तो उसमें से पहले हम पढ़ेंगे फ्लूइड प्रॉपर्टीज। ओके, तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है डेंसिटी। ओके, वो है डेंसिटी। जो डेंसिटी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखिए आप एक्चुअली फ्लूइड प्रॉपर्टीज और सारी बेसिक चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट वो रिवाइज करना बहुत ही जरूरी है। ओके, तो इसीलिए हम सारी चीजें बेसिक से करवाएंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चंस आपको अगर एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो आप उसको सॉल्व करने में या आंसर देने में कैपेबल हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्लूइड प्रॉपर्टीज। सो द फर्स्ट इज द डेंसिटी, and the density is nothing but the ratio of mass of fluid to its volume. Okay, so it is denoted by rho. So rho is equal to m by v. Okay, this rho is equal to m by v. Now this m is nothing but mass, okay, which is measured in kg, and this is divided it is a volume, it is measured in meter cube. So unit of density is kg per meter cube. नाउ आपको कभी कभी डायमेंशंस भी पूछे जाते हैं। तो डेंसिटी की डायमेंशंस क्या आएंगे, जैसे कि हमारे पास कुछ फंडामेंटल डायमेंशंस है, जैसे कि मास, देन लेंथ, देन टाइम। ओके, देन ओके, तो ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम मास को जो है वो उसको जो फंडामेंटल डायमेंशंस है वो हमारी यम। ओके, देन मीटर is a product of length only, length into length into length, so the dimensions is l cube. ओके, तो अगर इसे हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो डायमेंशंस क्या आएगी, m टू द पावर 1, l टू द पावर -3। ओके, ये होगी आपकी डायमेंशंस फॉर डेंसिटी। ओके, कभी कभी आपको जो स्टैंडर्ड्स फ्लूइड है, जैसे कि हम रेगुलरली यूज करते हैं या पढ़ते हैं, जैसे मर्क्यूरी हो गया, वाटर हो गया, सी वाटर हो गया। ओके, ये कुछ ज्यादा यूजेबल लिक्विड्स होते हैं या पॉपुलर लिक्विड होते हैं, उसकी आपको डेंसिटी या तो डायरेक्टली पूछी जाती है, तो उसको आपको याद रखना है। ओके, तो जैसे कि रो ऑफ सी वाटर, अगर हम देखेंगे रो ऑफ सी वाटर, तो क्या आएगी रो ऑफ सी वाटर जो है वो है 1025 केजी पर मीटर क्यूब। ओके, केजी पर मीटर क्यूब। देन डेंसिटी ऑफ एयर, इट इज 1.21 केजी पर मीटर क्यूब। देन डेंसिटी ऑफ वाटर, ओके, ये तो सबको पता ही है, 100 केजी, सॉरी 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ओके, अभी ये डेंसिटी जो है ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, जैसे जैसे टेम्परेचर आपका बढ़ जाएगा तो डेंसिटी घटते जाएगी। ओके, तो ये एक क्राइटेरिया है। तो जो भी डेंसिटीज है वो एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे है। जैसे कि वाटर की अगर हम डेंसिटी देखेंगे तो वो है मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो वाटर की डेंसिटी जो होगी वो मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, वो ये आपको चीजें याद रखनी है। और एक है डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। ओके, इट इज 13,600 केजी पर मीटर क्यूब। ओके, मीटर क्यूब। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है डेंसिटी के बारे में। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अ स्पेसिफिक वेट, और उसे ही वेट डेंसिटी कहते हैं। तो इट इज अ रेशियो ऑफ वेट ऑफ फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। ओके, और जनरली स्पेसिफिक वेट जो है वो नोट करते हैं गैमा से। ओके, तो सॉरी न्यू से। तो न्यू इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड, सो कैपिटल डब्ल्यू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। ओके, volume of fluid, so this is w by v. And generally if you multiply the acceleration mass into acceleration due to gravity, you get a weight. So we are simply writing it weight as a m into z divided by volume. Okay, और m by v क्या होगा, तो आपका रो होगा डेंसिटी। ओके, सो डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो आपको मिल जाएंगी स्पेसिफिक वेट डेंसिटी, और उसे ही कहते हैं स्पेसिफिक वेट। ओके, तो नेक्स्ट जो आएगा वो आपका आएगा एसआई यूनिट। ओके, तो एसआई यूनिट क्या होगा, अगर हम इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हैं तो डेंसिटी का यूनिट जो है वो है केजी पर मीटर क्यूब। ओके, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, एक एम इस सी एम से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रहेंगे दो। ओके, ओके, तो
और एक चीज, अगर इसको कैंसिल भी नहीं करते तो आसानी से हमें जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो मिल जाएंगे। जैसे कि हम इसे अगर कंबाइन कर लेते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये नथिंग बट यूनिट ऑफ फोर्स, ओके, न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब। ओके, न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब, ये आपके ऐसा यूनिट होगा वेट डेंसिटी का। ना उसकी डायमेंशंस क्या आ जाएंगी? ओके, डायमेंशंस निकालते हैं, जैसे कि मास है, देन लेंथ है, टाइम है, यहाँ पर भी लेंथ है। ओके, तो मास के लिए m डिवाइडेड बाय एल क्यूब इनटू, अगेन देन m मीटर के लिए लेंथ l और टाइम के लिए t स्क्वायर। ओके, या यस स्क्वायर है इसलिए t स्क्वायर। एक एल इस l से कैंसिल होगा। ओके, तो जो रिमेनिंग टर्म्स है वो है आपकी m डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर टी स्क्वायर। ओके, इसे हम रीअरेंज करेंगे तो आपको जो डायमेंशन है वेट डेंसिटी की वो मिल जाएंगे m टू द पावर 1, l टू द पावर -2, t टू द पावर -2। ओके, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कभी कभी आपको ये डायमेंशंस जो है वो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको या तो निकालने आना चाहिए या तो याद रखो। ओके, किसी भी तरह आपको आंसर देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी को जनरली एस से नोट करते हैं। ओके, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज अ रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ अ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ओके, सो इट इज अ रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। एक तो इसका यूनिट नहीं रहेगा, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। ओके, तो डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड, so it is a ratio of density of any fluid to the density of standard fluid। ओके, स्टैंडर्ड फ्लूइड। नाउ हम स्टैंडर्ड फ्लूइड कौन सा लेना है? अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी लिक्विड की अगर निकालेंगे, ओके, लिक्विड की अगर निकालेंगे तो उस टाइम में जो आपका स्टैंडर्ड फ्लूइड होगा वो होगा वाटर। ओके, वो रहेगा वाटर। अगर हम गैस की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं तो उस टाइम में आपका स्टैंडर्ड फ्लूइड जो होगा वो होगा एयर। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अ बल्क मॉडुलस। ओके, सो बल्क मॉडुलस जनरली हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी बहुत बार पढ़े हैं। तो यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स में बल्क मॉडुलस जो होता है वो डायरेक्ट स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक चेंज, जो डेफिनेशन है वो भी सेम है मगर एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस आर डिफरेंट। ओके, सो बल्क मॉडुलस जनरली कैसे नोट करते हैं? ओके, फॉर्मूला का क्या आ जाएगा? इट इज अ रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ओके, तो डायरेक्ट स्ट्रेस मैं लिखता हूं यहाँ पे, डायरेक्ट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ओके, तो यहाँ पे लिक्विड पे फ्लूइड पे जो लगने वाला डायरेक्ट स्ट्रेस होगा वो होगा चेंज इन प्रेशर। ओके, इसे मैं नोट करूंगा डीपी से। और जो भी प्रेशर होगा अप्लाई होगा तो उसकी वजह से कुछ वॉल्यूम चेंज होगा। तो चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम इज नथिंग बट द वॉल्यूमेट्रिक रेशियो। ओके, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम इज नथिंग बट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ओके, अब हम जनरली जो भी डिफरेंस निकालते हैं वो निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, जैसे कि अगर हम स्टेट 1 to 2 जा रहे हैं तो टू जो भी प्रॉपर्टीज एट 2 रहेगी उसको उसमें से माइनस करेंगे प्रॉपर्टी एट 1। ओके, तो वैसे ही डीवी अगर हम निकालते हैं या समटाइम्स इट इज रिटन एज डेल्टा वी, तो ये जनरली हम लिखते हैं v1 माइनस v2। ओके, अगर समझो यहाँ पे एक फ्लूइड है, उसका वॉल्यूम इनिशियली v1 है, और अगर कोई प्रेशर इस पे अप्लाई होता है तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ये v2। ओके, अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये फ्लूइड क्या हो जाएगा? कॉम्प्रेस हो जाएगा। ओके, तो इसका वॉल्यूम जो है आफ्टर कॉम्प्रेशन इट इज v2 विच इज लेस देन v1। अगर हम v2 माइनस v1 करेंगे तो उसका वॉल्यूम चेंज इन क्या आ जाएगा? नेगेटिव, बट वॉल्यूम नेवर नेगेटिव, सो फॉर दैट वी पुट हियर अ नेगेटिव साइन। ओके, सो रीअरेंजिंग इट, so we get bulk modulus is equal to minus v dp डिवाइडेड बाय dv। ओके, सो ये आपका आ जाएगा बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला। ओके, k इज इक्वल टू माइनस वी इंटू dp। नाउ यूनिट, ओके, इसका यूनिट क्या आ जाएगा? ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट। तो यहाँ पे देखो v डिवाइडेड बाय dv सेम ही क्वांटिटी है, मतलब वॉल्यूम ही है, तो रेशियो ऑफ टू सिमिलर टर्म, सो यूनिट कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमेनिंग टर्म इज अ प्रेशर। ओके, रिमेनिंग टर्म इज प्रेशर। तो बल्क मॉडुलस का जो भी यूनिट होगा वो आएगा
प्रेशर के बराबर। तो प्रेशर का यूनिट इज अ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सो यूनिट ऑफ बल्क मॉडुलस इज आल्सो अ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नाउ डायमेंशंस ऑफ बल्क मॉडुलस। ओके, डायमेंशन ऑफ बल्क मॉडुलस। सो जब भी हम डायमेंशन निकालते हैं तो उसको हमें सिंप्लीफाई करना होता है बेसिक फंडामेंटल डायमेंशंस में या फंडामेंटल यूनिट्स में। ओके, तो हम यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं। न्यूटन इज नथिंग बट मास इंटू एक्सलरेशन। ओके, ये फोर्स का यूनिट है जनरली। ओके, तो ये होता है मास इंटू एक्सलरेशन। तो मास का यूनिट होगा केजी, इंटू एक्सलरेशन का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, और ये डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू, सॉरी, हाँ, उसे हम न्यूटन को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं इन बेसिक डायमेंशंस, सो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, और ये ऑलरेडी जो मीटर स्क्वायर है यहाँ पे वो आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ओके, 1 मीटर ये यहाँ पे एक कैंसिल होगा, तो रिमेनिंग जो आएगा वो आएगा केजी डिवाइडेड बाय एम एस स्क्वायर। ओके, एम एस स्क्वायर। तो इसे ही हम डायमेंशन में अगर लिखेंगे तो वो आ जाएगा एम टू द पावर 1 मीटर है, तो एल टू द पावर -1 और टी टू द पावर -2, क्योंकि ये दोनों भी टर्म है वो न्यूमरेटर में जाएंगे तो उसका पावर का जो साइन है वो चेंज होगा। तो ये आएगी आपकी डायमेंशंस फॉर बल्क मॉडुलस, एम टू द पावर 1, एल टू द पावर -1, टी टू द पावर -2। ओके, नाउ अभी देर आर सम रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड बल्क मॉडुलस। ओके, अगर हम आइडियल गैस ले लेंगे या तो कोई प्रोसेसेस रहेंगी, आइसोथर्मल प्रोसेस या एडियाबैटिक प्रोसेस, तो उस केस में बल्क मॉडुलस और प्रेशर में क्या रिलेशन होगा वो हम देखेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। नाउ अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया है फॉर बल्क मॉडुलस। ओके, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है। -v dp डिवाइडेड बाय dv। ओके, ये है आपका बल्क मॉडुलस फॉर्मूला। नहीं, अभी हमें निकालना है रिलेशन बिटवीन बल्क मॉडुलस, दैट इज k एंड p, प्रेशर। okay, pressure. Now consider the isothermal process. Okay, consider the isothermal process. Okay, and isothermal process में generally हम from ideal gas we wrote as a PV is equal to constant. Okay, PV is equal to constant. So both quantities P and V are variable, so differentiating it we get P as it is. So differentiation of V is dV plus V as it is, that is second term as it is, derivative of first term likewise. Okay, and derivative of constant is 0. Now rearrange the term. If we transfer these on right hand side, this minus plus sign will get minus. So P dV is equal to minus V dP. Okay, now again divide this or transfer this dV on right hand side. So it is in multiplication with P. If you transfer on right hand side, it will go in denominator. Okay, यहाँ पे तो P is equal to minus V dP divided by dV. Okay, this is V. Huh? So now compare this equation and this equation. Okay, formula for bulk modulus. You can see the right hand side of both the equations are same. Okay, that means the left hand side are also same. So from equation or formula from bulk modulus and the pressure for isothermal process is same. Okay, so the relation between bulk modulus and pressure for isothermal process is both are same. Okay, both are same. So K is equal to P. Now next process, when we will see the relation between bulk modulus and pressure for another process. Okay, like second process is a adiabatic process. Okay, second process is a adiabatic process. Adiabatic process. Now for adiabatic process, how to represent the adiabatic process? PV raised to power gamma is equal to constant, correct? So differentiate on left hand side and right hand side, we differentiate it. So first term as it is, derivative of second term is gamma into V raised to power gamma minus 1 into dV plus second term as it is and derivative of first term. Okay, so it is completed. Derivative of on left hand side is completed. Now on right hand side is constant, so derivative of constant is 0. Okay, derivative of constant is 0. Now if you observe this left hand side, you may find some similar terms. Okay, or other way we simplify it first. So P into gamma into V raised to power gamma into V raised to power -1. Okay, what I did, जो भी पावर है उसको मैंने सेपरेट किया है
okay, nothing else, plus v raised to power gamma into dp is equal to 0. अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो v raised to power gamma is a common term. Okay, if we take it out, okay, so v raised to power gamma ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, p into gamma v raised to power -1 into dv plus dp. Okay, अगर हम ये टर्म जो है वो राइट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे तो वो डिनोमिनेटर में जाएंगी, और 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0, so we will eliminate that steps and we'll write is as like v. Now this v raised to power -1, okay, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, तो ये डिनोमिनेटर में रहेगा v into dv plus dp, okay, is equal to 0. ओके, इज इक्वल टू 0. नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, हम अभी ये dp जो है उसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे, उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो p इंटू गैमा बाय v इंटू dv इज इक्वल टू माइनस dp. ओके, इज इक्वल टू माइनस dp. नाउ ट्रांसफर दिस dv on right hand side again and this v on right hand side again. Okay, so this v on left hand side is in denominator, it will go on, if you transfer it on right hand side it will be in numerator. Okay, so p into gamma, okay, v को हम right hand side ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो क्या आ जाएगा, माइनस एज इट इज, माइनस साइन एज इट इज इंटू v, ओके, इंटू dp एज इट इज जो पहले से ही था, तो खाली हम v को ट्रांसफर कर रहे हैं ऑन राइट हैंड साइड में. ओके, तो वो न्यूमरेटर में क्या मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, और यहाँ पे देखो dv ऑलरेडी इन मल्टीप्लीकेशन विथ लेफ्ट हैंड साइड, अगर इसे हम ट्रांसफर करेंगे ऑन राइट हैंड साइड तो न्यूमरेटर की टर्म जो है वो डिनोमिनेटर में जाएंगे, तो ये आ जाएगा dv. ओके, नाउ अगेन ऑब्जर्व द फॉर्मूला फॉर k और बल्क मॉडुलस इज v dp डिवाइडेड बाय dv. ओके, जो भी डेफिनेशन से फॉर्मूला आया था वो फॉर्मूला, और यहाँ पे जो डिराइव हमने किया है फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस का फॉर्मूला ये देखो, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड जो है वो दोनों इक्वेशन की सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम आएगी, तो रिलेशन इन बिटवीन बल्क मॉडुलस एंड प्रेशर जो है वो आएगा k इज इक्वल टू p इंटू गैमा. ओके, ये रिलेशन जो है वो निकल कर आएगा फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस. नाउ व्हाट इज दिस गैमा, so this gamma is nothing but the ratio of specific heat, that is cp divided by cv. Okay, cp divided by cv. So this is all about the bulk modulus. Okay, now we will go for the next property. Okay, so the next is a Newton's law of viscosity. So it is a very important law फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, सो ज्यादातर क्वेश्चंस इसी टॉपिक में आते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पे. तो कोई भी आप अगर एग्जाम लेंगे जैसे कि आईएएस हो, गेट हो या आरआरबी, जेई, जो भी ज्यादातर एग्जामिनेशन होती है टेक्निकल एग्जामिनेशन, उसमें ज्यादातर क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं, तो ये अच्छे से समझ लेना है, जरूरी है. ओके, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज स्टेट दैट द शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट. ओके, तो इसे हम मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करते हैं इसका. ओके, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है, तो जो भी शियर स्ट्रेस है, जनरली शियर स्ट्रेस इज नोटेड एज अ टाउ. ओके, is directly proportional to velocity gradient. So velocity gradient for fluid is dv by dy. Okay, this is a v, sorry, dv by dy. Okay, इसे velocity gradient कहते हैं. Okay, now this is this formulation or mathematical formulation comes from the Newton's law of viscosity statements. Okay, now we will simplify it. Okay, तो जो भी हमने इक्वेशन बनाया है जैसे कि टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv by dy, जो भी न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का स्टेटमेंट है, ओके, उससे हम फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं. तो जब भी हम कोई प्रोपोर्शनलिटी साइन एलिमिनेट करते हैं तो उसकी जगह इक्वल टू और एक कांस्टेंट आता है, तो वो कांस्टेंट है आपका म्यू. ओके, इनटू dv by dy. Okay, into dv by dy. On left hand side this is a shear stress, and on right hand side if you see this ratio dv by dy, it is a velocity gradient. Okay, now the new term is a mu. Okay, it is called as a viscosity. Okay, it is called as a viscosity. Okay, तो viscosity क्या है हम आगे देखेंगे. Okay, viscosity. So this is the mathematical formulation for the Newton's law of viscosity. Okay, and mostly the questions or numerical question were asked in the examination from this Newton's law of viscosity only. Okay,
तो विस्कोसिटी जो भी कांस्टेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम चलो जानते हैं विस्कोसिटी के बारे में। सो विस्कोसिटी, so it is a property of fluid offers resistance to the flow. Okay, viscosity it is a property of fluid offers resistance to the flow. Okay, अगर हम कंपेयर करेंगे दो फ्लूइड, जैसे कि मान लें फॉर एग्जांपल वाटर एंड ग्लिसरीन। ओके, तो उसमें उसमें विस्कोसिटी ज्यादा किसकी होती है? ग्लिसरीन की होती है। ओके, तो वो बिकॉज जो भी हम फ्लूइडिटी हम अगर हम देखेंगे तो वाटर की ज्यादा है, ग्लिसरीन की कम है। तो फ्लूइडिटी कम है वो किस वजह से है? तो वो बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी। ओके, तो जो भी फ्लूइड है अगर वो फ्लो हो रहा है तो उसके जो लेयर बाय लेयर है उसको रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। ओके, तो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, तो दैट रेजिस्टेंस इज नथिंग बट बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी। ओके, इट इज नथिंग बिकॉज ऑफ viscosity. Okay, so already we have seen the notation for viscosity. Okay, so generally mu is used for the viscosity, notation for viscosity. It is also called as a dynamic viscosity, dynamic viscosity, or absolute viscosity, absolute viscosity, dynamic viscosity, absolute viscosity. ओके, तो ये इसके नेमिंग है। ओके, और सिंपली विस्कोसिटी। सो म्यू, नाउ द यूनिट ऑफ म्यू। ओके, एसआई यूनिट ऑफ म्यू, यूनिट एसआई यूनिट। ओके, अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का, टाउ इज इक्वल टू म्यू इनटू डीवी बाय डी वाई। ओके, dv by dy, so it is the difference of v2 minus v1 and y2 minus y1. so इसे हम अगर ऐसा भी लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू वी बाय वाई। ओके, वी बाय वाई। सो यूनिट ऑफ म्यू हमें निकालना है, तो ये टर्म हम लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा? टाउ इंटू वाई, टाउ इंटू वाई बाय वी, ओके, इज इक्वल टू म्यू। So unit of tau, it is a shear stress. So unit of tau is Newton per meter square into unit of y, it is meter. Unit of this velocity is meter per second. Okay, so this meter will get cancelled. So unit of viscosity is nothing but Newton second per meter square. Okay, Newton second per meter square. Okay, so this is a unit, और इसे भी हम कहते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इट इज नथिंग बट द यूनिट ऑफ प्रेशर, सो इसे हम पास्कल भी कहते हैं। सो यूनिट ऑफ विस्कोसिटी होगा पास्कल सेकंड। ओके, ये भी यूनिट है ऐसा यूनिट, और ये भी ऐसा यूनिट है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर या तो पास्कल सेकंड। ओके, नाउ सीजीएस यूनिट। ओके, ये होगा आपका ऐसा यूनिट। नाउ सीजीएस यूनिट, सो सीजीएस यूनिट इज डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट का अगर रिलेशन निकालते हैं फॉर विस्कोसिटी, तो वो आ जाएगा आपका। ओके, और इसे ही जो भी यूनिट है सीजीएस यूनिट का, ओके, डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे ही हम पॉइज कहते हैं। ओके, इट इज आल्सो अ यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, पॉइज। नाउ हाउ मच पॉइज इक्वल टू न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, मतलब जो भी सीजीएस यूनिट है और एसआई यूनिट है उसमें कितना रिलेशन है, तो ये हम अगर निकालेंगे तो वो आ जाएगा आपका 1 पॉइज इज इक्वल टू 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये मैंने डायरेक्टली लिखा है, तो यही याद रखना है आपको, क्योंकि ये कैसा आया क्या प्रोसीजर है वो एग्जाम में नहीं आएगा। तो जो भी है वो डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको, या तो यूनिट जो है वो ऐसा सीजीएस यूनिट में दिया रहेगा या तो ऐसा यूनिट में। अगर सीजीएस यूनिट में दिया रहेगा तो आपको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जो भी रिलेशन है सीजीएस यूनिट और ऐसा यूनिट में, तो वो 1 पॉइज इज इक्वल टू 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, नाउ वन मोर थिंग, द विस्कोसिटी। सो विस्कोसिटी इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो जब भी टेम्परेचर आपका बढ़ जाएगा तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड विल बी डिक्रीज। ओके, तो विस्कोसिटी जो है वो आपकी टेम्परेचर पे डिपेंड रहेगी। तो जब भी टेम्परेचर आपका बढ़ जाएगा तो विस्कोसिटी ऑब्वियसली कम होते जाएगी। ओके, दिस सिनारियो अकर्स इन अ लिक्विड केस। ओके, ये जो प्रोसेस या जो डिक्रीज इन विस्कोसिटी है वो
किसके बारे में है, तो लिक्विड के बारे में। अगर हम गैस की अगर बात करेंगे तो आपका जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी भी आपकी बढ़ेगी, ये याद रखना है आपको। तो टेम्परेचर अगर लिक्विड का बढ़ेगा तो उसकी विस्कोसिटी घटेगी। गैस के बारे में टेम्परेचर बढ़ता है तो विस्कोसिटी भी बढ़ती है। ओके, चलो हम देखते हैं तो क्या रिलेशन है विस्कोसिटी और टेम्परेचर में। ओके, फॉर लिक्विड, ओके, हमने अभी देखा है कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी घटेगी। ये किस लिए, लिक्विड के बारे में। और जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा आपका तो विस्कोसिटी इंक्रीज होगी, ये किसके बारे में होगा, तो ये एयर के बारे में या गैस के बारे में होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या रिलेशन है। ओके, जैसे कि म्यू हमने लिखा है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ओके, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 लिक्विड। ओके, पहले हम लिक्विड के लिए देखते हैं। तो आपका फॉर्मूला आएगा विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, ओके, ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू विस्कोसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। ओके, अगर हम इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करेंगे फॉर लिक्विड के लिए, तो विस्कोसिटी अगर हमें निकालनी है एट वेरियस टेम्परेचर और एट डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो फ्लूइड की डेंसिटी सॉरी विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। जैसे कि म्यू एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फंक्शन ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ओके, तो जब भी आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो जैसे कि ये टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, डिनोमिनेटर अगर बढ़ेगा तो ये टर्म जो है वो डिक्रीज हो जाएंगी। तो ये टर्म अगर डिक्रीज हो जाएगी तो ये भी ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगी। ओके, मतलब ये 1/1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर ये टर्म घटेगी। ओके, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो डिनोमिनेटर की क्वांटिटी बढ़ रही है, अगर डिनोमिनेटर क्वांटिटी बढ़ रही है तो वो तो डिविजिबल डिवाइड कर रही है, तो वो कम हो रही है, तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड की भी कम हो रही है। ओके, नाउ कुछ चीजें जैसे कि स्टैंडर्ड फ्लूइड है वाटर, तो आपको कुछ चीजें उसके बारे में ध्यान में रखनी है, क्योंकि डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड अभी आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है जैसे कि म्यू जीरो, अल्फा एंड बीटा। ओके, तो ये आपको याद रखनी है फॉर वाटर के लिए। ओके, फॉर वाटर, सो म्यू जीरो फॉर वाटर इज 1.79 इंटू 10⁻³ points. Okay, -3 points, and this mu zero means it is at 0 degree Celsius temperature. 0 degree Celsius temperature. Now the value of alpha is 0.003368. Okay, 3368, and for the value of beta is 0.000221. Okay, 221. तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो यूनिट ऑफ म्यू जीरो इज पॉइज एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड टी इज अ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ओके, इन डिग्री सेल्सियस। तो समझ में आया कि टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा लिक्विड का तो विस्कोसिटी क्यों कम होगी, तो ये रिलेशन है। तो उस रिलेशन से हमें कोरिलेट करना है, चीजें एनालाइज करनी है और क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे हम विस्कोसिटी ऑफ गैस। ओके, विस्कोसिटी ऑफ गैस। नाउ गैस के लिए इक्वेशन आ जाएगा आपका, विस्कोसिटी ऑफ गैस इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू 1 प्लस अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वायर। ओके, तो अगर इस इक्वेशन को हम ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे जो विस्कोसिटी ऑफ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर में। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो विस्कोसिटी भी बढ़ जाएगी। ओके, और ये किस वजह से होता है मैं आपको उसका रीजन बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ सिंपली हम एनालाइज करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर टी है वो अगर बढ़ता है तो ये म्यूजी है, म्यूजी फॉर विस्कोसिटी ऑफ गैस आपकी बढ़ जाएगी। ओके, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है, म्यूजी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ पे भी ज्यादातर वाटर के लिए आपको पूछी जाती है म्यू जीरो, अल्फा, बीटा की वैल्यू। तो यहाँ पे ये जो है अल्फा वैल्यू वो इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻8 होती है और बीटा की वैल्यू जो है इन द रेंज ऑफ 10⁻⁹। ओके, या तो ये अल्फा ग्रेटर होता है बीटा
के लिए अगर कोई भी चीज को हम छोटी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो और छोटी होती है, तो यहाँ पे ये टर्म निग्लेक्ट भी होती है कभी कभी। तो सिंपली विस्कोसिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सो इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग देन विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। ओके, नाउ इसके पीछे दो रीजन है। ओके, तो ऐसा क्यों होता है? ओके, जो विस्कोसिटी है हमने देखा है कि इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, बट द ओवरऑल इफेक्ट इज बिकॉज ऑफ कोहेसिव फोर्सेस, is because of cohesive forces. Okay, and second one is change in molecular momentum, change in molecular momentum. Okay, change in molecular momentum. Okay, अभी ये क्या होता है, जैसे कि हम अगर लिक्विड की बात करेंगे तो उसमें कोहेसिव फोर्सेस जो है वो ज्यादा होते हैं मोलिकुलर मोमेंटम से। ओके, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल जैसे क्लोजली पैक्ड होते हैं एज कंपेयर टू गैसेस, तो उसमें कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा होते हैं। ओके, तो जब भी हम उसको हीट करेंगे लिक्विड को, तो वो बॉन्डिंग जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, जो मॉलिक्यूल्स है वो डिस्टर्ब होंगे, उसका डिस्टेंस जो है या बॉन्डिंग जो है वो कम हो जाएगा, तो कोहेसिव फोर्सेस विल बी गो ऑन डिक्रीजिंग। ओके, सो दैट्स व्हाई द विस्कोसिटी गो ऑन इंक्रीजिंग, सॉरी गो ऑन डिक्रीजिंग। बट फॉर गैसेस के लिए ओके, ये भी इफेक्ट जो है वो लिक्विड में भी होता है, मगर ये इफेक्ट जो है ये ज्यादा डोमिनेंट होता है। ओके, इसीलिए हम फ्लूइड का जब भी विचार करेंगे तो उसमें कोहेसिव फोर्स की बात करेंगे। ओके, अब बारी है गैस की। जैसे हमने इक्वेशन भी देखा है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो विस्कोसिटी भी बढ़ रही है, बट ड्यू टू दैट टेम्परेचर राइज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन मोलिकुलर मोमेंटम। ओके, तो गैसेस के बारे में ये जो चेंज इन मोलिकुलर मोमेंटम है वो डोमिनेंट होता है। ओके, कोहेसिव फोर्सेस ऑलरेडी कम होती है, मगर ये चेंज इन मोलिकुलर मोमेंटम वो ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, तो इसकी वजह से विस्कोसिटी ऑफ गैसेस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये दो रीजन है। सो विस्कोसिटी अगर क्वेश्चन आएगा, विस्कोसिटी इज इफेक्ट ऑफ कोहेसिव फोर्सेस एंड चेंज इन मोलिकुलर मोमेंटम। ओके, तो हमने एसआई यूनिट देखा, उसका फॉर्मूला देखा, देन लिक्विड और गैसेस के लिए उसका टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है वो भी देखा, और विस्कोसिटी का बेसिक रीजन क्या है, और क्यों लिक्विड की डेंसिटी विस्कोसिटी जो है वो कम होती है विथ राइजिंग टेम्परेचर, और गैसेस की क्यों बढ़ती है विथ राइजिंग टेम्परेचर, ये भी हमने देखा है। ओके, तो ऑलमोस्ट ऑल थिंग्स जो है एग्जाम के बारे में ज्यादातर पूछने वाली हमने सभी कवर कर ली है। ओके, next property is of viscosity, kinematic viscosity. Okay, kinematic viscosity. Now kinematic viscosity is denoted by nu. It is the ratio of dynamic viscosity to density. Okay, तो SI यूनिट क्या होगा उसका? SI यूनिट जो आएगा म्यू। ओके, विस्कोसिटी का यूनिट था न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। ओके, तो ये अभी हम इस न्यूटन को हम सिंप्लीफाई करते हैं, और तो उसका क्या आ जाएगा, न्यूटन ने मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का यूनिट होता है केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये आ जाएगा सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ऑलरेडी प्रेजेंट था यहाँ पे ये वाला, और डिवाइडेड में आएगा केजी पर मीटर क्यूब। ओके, तो ये केजी इससे कैंसिल होगा। ओके, ये सेकंड जो है इस सेकंड से कैंसिल होगा, तो यहाँ पे एक सेकंड बच जाएगा। ओके, यहाँ पे मीटर क्यूब है। ओके, तो इसे एक बार और सिंप्लीफाई कर लेते हैं वैसे। ओके, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा मीटर पर सेकंड, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा ओके मीटर स्क्वायर, और ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो वो ऊपर में मल्टीप्लीकेशन में जाएगा मीटर क्यूब। ओके, तो ये मीटर स्क्वायर यहाँ से एक मीटर स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ पे खाली 1 रहेगा, तो फाइनल यूनिट जो है काइनेमेटिक विस्कोसिटी का वो आएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ओके, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो ये यूनिट है काइनेमेटिक विस्कोसिटी का। तो उसकी डायमेंशन तो आसान है निकालने में, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, सो जो यूनिट है वो आ जाएगा एल स्क्वायर टी टू द पावर -1, ओके, एंड एम टू द पावर 0। ओके, क्योंकि मास यहाँ पे कोई प्रेजेंट नहीं है, तो L square T to the power -1. Okay, so this is the kinematic viscosity. Now unit of SI unit we have seen meter square per second, तो इसका CGS यूनिट अगर क्या आएगा तो वो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अगेन हमें रिलेशन निकालना होता है CGS और ऐसा यूनिट में का, तो इस CGS यूनिट को ही हम
बोलते हैं स्टोक। ओके, बोलते हैं स्टोक, ये याद रखना है। तो स्टोक इज ऑल्सो यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ओके, स्टोक इज ऑल्सो यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो वन स्टोक इज इक्वल टू हाउ मेनी, वन स्टोक इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ओके, तो ये आएगा आपका 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। सो स्टोक is a CGS unit of kinetic viscosity, kinematic viscosity. Stoke is a CGS unit of kinematic viscosity, and relation between CGS and SI unit is one stoke is equal to 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ओके, तो जब भी आपको न्यूमेरिकल में स्टोक या वैल्यू काइनेमेटिक विस्कोसिटी की जो वैल्यू वो अगर स्टोक में है तो आपको उसको एसआई यूनिट में पहले कन्वर्ट करना है। ओके, और देन उसके बाद ही न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, अदरवाइज आपके सारे कैलकुलेशंस और एंड रिजल्ट जो है वो गलत होगा। ओके, next property is a surface tension, and it is very important property. Okay, so surface tension, it is defined as the tensile force acting on the surface of liquid. Okay, it is a tensile force acting on the surface of liquid in contact with the gas. Okay, acting on a liquid in contact with the gas or the surface between two immiscible liquid. Okay, ये तो फिनोमेना हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, जिस सरफेस टेंशन फिनोमेना। ओके, तो यहाँ तक जैसे कि इसमें कुछ लिक्विड है, तो ये फोर्स जो होगा ये इस कांटेक्ट में आएगा। ओके, तो ये होगा टेंसाइल फोर्स। ओके, यहाँ पे सारा लिक्विड होगा, यहाँ पे गैस होगा। तो डेफिनेशन क्या है? इट इज द टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड इन कांटेक्ट विद द गैस। ओके, तो यहाँ पे जो है वो लिक्विड और गैस का कांटेक्ट जो मैंने दिखाया है, तो ये बेसिकली टेंसाइल फोर्स होता है। तो इसे हम नोट करते हैं सिग्मा से। ओके, सिग्मा से। इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। ओके, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। और ये फिनोमेनॉन जो है सरफेस टेंशन का, वो होता है वनली कोहेजन। ओके, वनली कोहेजन, कोहेजन वनली। ओके, पहला जो इफेक्ट था विस्कोसिटी, इट इज बिकॉज ऑफ कोहेसिव फोर्सेस एंड मोलिकुलर मोमेंटम चेंज। बट यहाँ पे जो सरफेस टेंशन होगा वो प्योरली बिकॉज ऑफ कोहेजन, कोहेसिव फोर्सेस होगा। ओके, तो यहाँ पे हमें कुछ केसेस है, केसेस अंडरस्टैंड करनी है। तो पहली केस है टेंसाइल फोर्स ऑन लिक्विड ड्रॉपलेट। ओके, तो कोई भी ड्रॉपलेट्स अगर हम लेते हैं तो वो एक स्पेरिकल शेप में लेते हैं, तो वो बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। ओके, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, क्योंकि जब भी अगर कोई भी हम यहाँ पे जैसे कि ये मान लो लिक्विड है, यहाँ पे एक ड्रॉपलेट्स है, तो यहाँ पे कुछ अंदर से भी फोर्सेस आएगा। ओके, तो ये बिकॉज ऑफ ये जो बाजू बाजू के जो एटम्स है वो उसको अपनी ओर खींचेंगी। ओके, तो क्या हो जाएगा? तो ये सब बैलेंस हो जाएगा, मतलब रिजल्टेंट फोर्स जो है यहाँ पे वो जीरो आएगा। ओके, रिजल्टेंट फोर्स जो है वो यहाँ पे जीरो आएगा। तो उसी ड्रॉपलेट्स को हम कंसिडर करके हमें सर प्रेशर निकालना होता है। ओके, तो पहला जो केस होगा वो होगा सरफेस टेंशन फॉर लिक्विड ड्रॉपलेट, सरफेस टेंशन फॉर लिक्विड ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट। ओके, तो ये एक स्पेरिकल ड्रॉपलेट है। ओके, तो ये क्या होगा अगर कोई भी स्पेरिकल ड्रॉपलेट होता, एक तो या स्प्रेड होने के लिए ट्राई करेगा, तो अपोजिटली जो प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन की, तो वो क्या करेगा, उसको सिकुड़ लेगा। ओके, मतलब स्प्रेड नहीं होने देगा। तो जो भी टेंसाइल फोर्स है ड्यू टू सरफेस टेंशन, तो उसके सरकमफरेंस पे एक्ट होगा। ओके, जैसे कि मान लो ये इंटरनल प्रेशर है, ये इसको ट्राई करेगा बस्ट करने का, स्प्रेड करने का। तो सिमिलरली ये जो सरकमफरेंस है उसके ऊपर एक टेंसाइल फोर्स लगेगा, वो बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, और ये बैलेंस होगा। ओके, जो इंटरनल प्रेशर है और आउटर सरफेस टेंसाइल फोर्स है, सरकमफरेंशियल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, तो वो बैलेंस होगा। मतलब एंड जो रिजल्टेंट होगा वो आपका जीरो होगा, ताकि अगर ये एंड रिजल्ट या रिजल्टेंट जीरो है, इसकी वजह से वो ड्रॉपलेट जो है वो स्पेरिकल शेप में है। ओके, तो इसी तरह हम फोर्सेस बैलेंस करना है। तो ये इंटरनल प्रेशर की वजह से जो फोर्स लगेगा वो होगा आपका प्रेशर फोर्स, इनसाइड प्रेशर फोर्स, प्रेशर फोर्स। और जो आउटसाइड जो फोर्सेस लगेगा वो लगेगा आपका टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, ड्यू टू सरफेस टेंशन, ड्यू टू सरफेस टेंशन। ओके, अगर हम यहाँ पे उसका एक
क्रॉस सेक्शन अगर लेंगे इस स्फेरिकल ड्रॉपलेट का तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके, और ये आधा पार्ट इस तरह से रहेगा। ओके, तो जो भी फोर्सेस है, टेंसाइल फोर्सेस, वो यहाँ पे सरकमफ्रेंस पे एक्ट होंगे। ओके, मतलब इस हाफ क्रॉस सेक्शन को वो इस हाफ अदर हाफ क्रॉस सेक्शन के तरफ से खींच के रहेगा, ताकि दोनों जो रहेंगे, हमने यहाँ पे क्रॉस सेक्शन दिखाया है, तो वो टेंसाइल फोर्सेस क्या करेंगे, जो भी आउटर सरकमफ्रेंस पे एक्ट होगा वो उसको कॉम्पैक्ट करने की कोशिश करेगा। मतलब जो शेप है उसका स्पेरिकल, वही शेप वो मजबूर करेगा उसको उस शेप को मेंटेन करने के लिए। ओके, तो ये होगा आपका सिग्मा। ओके, और एक जो क्रॉस सेक्शन में आपको दिखाऊंगा वो प्रेशर के लिए। ओके, तो यहाँ पे मान लो ये एक क्रॉस सेक्शन है, तो अंदर वाला जो फोर्स है, जो मैंने यहाँ पे एरो दिखाया है, तो वो होगा आपका प्रेशर फोर्स। ओके, तो वो इंटरनली एक्ट होगा। ओके, इंटरनली एक्ट होगा। तो चलिए हम डिराइव करते हैं रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड सरफेस टेंशन। ओके, तो इंटरनल प्रेशर की वजह से जो फोर्स लगेगा वो आपका है प्रेशर फोर्स। ओके, और वो किस एरिया पे लगेगा, क्योंकि प्रेशर फोर्स जो है वो है प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। ओके, अभी एरिया जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा, तो वो आएगा आपका π/4d²। ओके, इज इक्वल टू, ये बैलेंस होगा किसके साथ, तो टेंसाइल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। ओके, तो सरफेस टेंशन इनटू, और ये सरकमफरेंशियल है, तो सरफेस टेंशन इनटू πd। ओके, तो ये बैलेंस होगा इस तरह, ये पाई एक पाई कैंसिल होगा, 1d या इस d से कैंसिल होगा, तो रिमेनिंग टर्म जो है वो आपको आपकी बचेगी p/4d इज इक्वल टू सिग्मा। ओके, अगर इसे हम रीअरेंज करेंगे तो आपको रिलेशन मिलेगा p इज इक्वल टू 4 सिग्मा डिवाइडेड बाई d। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर कोई भी आप गेट आईएएस का एक पेपर क्वेश्चन पेपर लेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो आपको सरफेस टेंशन पे या इसी न्यू फॉर्मूले के बेस पे पूछे हुए हैं। ओके, और आपको ये सारी चीजें याद में नहीं रखनी है, बस खाली ये इक्वेशन जो है ये याद रखना है। ये कैसे आया है वो कोई पूछेगा नहीं आपको, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो खाली ये जो है फॉर्मूले, एंड रिजल्ट, वही आपको याद करने हैं। ओके, तो ये हो गया सरफेस टेंशन फॉर लिक्विड ड्रॉपलेट। नेक्स्ट आएगा आपका सरफेस टेंशन फॉर सोप बबल। ओके, फॉर सोप बबल, सोप बबल। ओके, सोप बबल, तो आपने कभी बचपन में वो बलून, सोप बलून या सोप बबल जो खेल था वो खेला होगा। तो आपने देखा होगा कि ये जो भी सोप बबल फॉर्म हुआ है उसके अंदर भी एयर रहती है और बाहर भी एयर रहती है। ओके, तो यहाँ पे जो सरफेस टेंशन या सरकमफरेंशियल फोर्सेस रहेंगे वो दोनों साइड से रहेंगे। ओके, और इंटरनल प्रेशर जो रहेगा वो उसको ट्राई करेगा बस्ट करने का, तो वो जो रहेगा। ओके, और उसकी रेडियस जो है वो खाली बहुत ही थीन रहेगा, उसके लिए उसका रेडियस जो रहता है वो सेम ही रहता है। ओके, सेम ही कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर फोर्सेस और टेंसाइल फोर्सेस बैलेंस होंगे लाइक दिस, p इंटू π/4d² इज इक्वल टू 2 टाइम्स सिग्मा इंटू πd। ओके, 2 टाइम्स सिग्मा इंटू πd, बिकॉज अंदर भी एयर है बाहर भी एयर है। ओके, तो ये d इस d से कैंसिल होगा, एक डी, ए पाई इस कैंसिल से, इससे कैंसिल होगा, तो रिमेनिंग टर्म जो है वो है pd/4 इज इक्वल टू 2 सिग्मा। तो ये लास्ट में आएगा आपका p इज इक्वल टू, ये 4 जो है इधर मल्टीप्लाई होंगे तो 8 सिग्मा बाय डी, 8 सिग्मा बाय डी। ओके, नेक्स्ट एक और केस है। ओके, एक और केस है सरफेस टेंशन इन लिक्विड जेट। ओके, सरफेस टेंशन इन लिक्विड जेट। मान लो एक लिक्विड जेट है। ओके, इसकी हाइट जो रहेगी वो यल रहेगी, और ये जो लिक्विड इस जेट में रहेगा वो क्या करेगा, प्रेशर एग्जर्ट करेगा। ओके, एंड मतलब प्रेशर फोर्स एग्जर्ट होगा। अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन में अगर निकालूंगे तो इस तरह से कुछ दिखेगा आपको। ओके, ओके, तो ये जो सरकमफरेंशियल टेंसाइल फोर्स है वो क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे इस प्रेशर फोर्स को
जो कि इस एरिया पे लग रहा है, ओके, इस एरिया पे लग रहा है, तो ये दोनों बैलेंस होंगे। तो इसे कैसे लिखेंगे, तो P इंटू, नाउ एरिया, व्हाट विल बी द एरिया, किस एरिया पे ये इनसाइड लिक्विड या प्रेशर फोर्स एक्ट होगा, तो वो प्रेशर फोर्स जो है वो इस क्रॉस सेक्शन पे एक्ट होगा। मतलब ये हाइट जो है ये L और ये विड्थ जो है ये D, ओके। फिर से मैं आपको बताता हूँ, जो प्रेशर फोर्स है वो इस, सॉरी, ओके, जो प्रेशर फोर्स रहेगा वो इस एरिया पे एक्ट होगा, ओके। तो अगर हम ये क्रॉस सेक्शन एरिया लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, L इंटू डी, ओके, L इंटू डी इज इक्वल टू, नाउ द सर्कम्फरेंशियल फोर्सेस बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन इज सिग्मा इंटू, सिग्मा इंटू एरिया क्या आएगा यहाँ पे फिर, L इंटू L, ओके, L इंटू L, दैट इज 2L, ओके, सॉरी L इंटू डी, L इंटू डी, और यहाँ पे ये 2L होगा शायद, सॉरी 2L, क्योंकि टोटल सर पेरीमीटर जो है वो 2L रहेगा, ओके। तो ये जो है यहाँ पे 2L होगा, ओके। तो इस एक L इस L से कैंसिल होगा, तो बचे हुए टर्म जो रहेंगी वो रहेंगी 2 इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई डी, 2 इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई डी, ओके। तो ये तीन केसेस आपको ध्यान में रखनी है। तो एक बार हम रिवाइज करते हैं, ओके। जैसे कि सरफेस टेंशन फॉर लिक्विड ड्रॉपलेट, लिक्विड ड्रॉपलेट, उसका फॉर्मूला था और रिलेशन था प्रेशर और सरफेस टेंशन में, P इज इक्वल टू 4 सिग्मा बाय डी। देन सेकंड था सोप बबल, ये था P इज इक्वल टू 8 सिग्मा बाय डी। और थर्ड जो केस थी वो थी लिक्विड जेट, लिक्विड जेट, तो उसके लिए रिलेशन था P इज इक्वल टू 2 इंटू सिग्मा बाय डी, ओके। तो ये तीनों जो इक्वेशन है वो आपको याद रखने हैं, ओके। तो ये हो गया सरफेस टेंशन, ओके। नाउ द सरफेस टेंशन, अभी आपको जो हमारा आइडियल फ्लूइड है वाटर, तो उसके लिए कुछ वैल्यू आपको याद रखनी है। सिग्मा फॉर वाटर, इट इज 0.0736, okay, Newton per meter, and it is at 20 degrees Celsius, okay, it is at 20 degrees Celsius. One more thing, this surface tension is because of cohesion only, is because of cohesion only, okay. So ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और सरफेस टेंशन जो है वो भी आपका टेम्परेचर पे डिपेंड रहेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा कि सरफेस टेंशन आपका डिक्रीज होगा, ओके। और वो किस वजह से है, तो जब भी टेम्परेचर आपका बढ़ जाएगा तो कोहेसिव फोर्सेस आपके डिक्रीज हो जाएंगे, ओके। तो उस वजह से सरफेस टेंशन भी डिक्रीज हो जाएगा, ओके। तो ये चीजें हैं सारी सरफेस टेंशन के बारे में। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सरफेस एनर्जी, ओके। नाउ सरफेस एनर्जी, it is the excess energy, okay, it is the excess energy, and we'll try to wet the surface, we'll try to spread the liquid droplet over the surface, okay. So that's why the surface will get wet, okay. So this is nothing but the surface energy, okay, surface energy। एक मतलब जो भी अनबैलेंस फोर्स रहेगा, जो भी अनबैलेंस फोर्स रहेगा, ओके, तो वो बैलेंस करने के लिए जो भी एनर्जी लगेंगी वो रहेगी आपकी सरफेस एनर्जी, ओके। और इसे ही वर्क ऑफ बर्स्टिंग कहते हैं, वो हम आपको बता दूंगा। तो सरफेस एनर्जी जो है वो मैंने आपको बताया कि इट इज बाय डेफिनेशन इट इज एक्सेस एनर्जी, ओके, एक्सेस एनर्जी ड्यू टू द अनबैलेंस फोर्सेस ऑन अ लिक्विड ड्रॉपलेट, ओके, ड्यू टू द अनबैलेंस फोर्सेस ऑन लिक्विड ड्रॉपलेट। तो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होगा सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सिग्मा इनटू एरिया, ओके, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ये जो है वो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होगा, ओके। नाउ द फॉर्मूला फॉर सरफेस एनर्जी फॉर लिक्विड ड्रॉपलेट, ओके, फॉर लिक्विड ड्रॉपलेट्स। सो यूनिट इसका फॉर्मूला है सिग्मा, एंड सरफेस एरिया फॉर स्फीयर इज 4πr², ओके। तो ये आपका हो जाएगा सरफेस एनर्जी का रिलेशन फॉर लिक्विड ड्रॉपलेट, ओके, यहाँ पे लिक्विड ड्रॉपलेट।
नाउ नेक्स्ट, सरफेस एनर्जी फॉर सोप बबल. ओके, कंसिडरिंग द सम थिकनेस, सो ये आ जाएगा आपका सिग्मा इंटू सरफेस एरिया जो है वो आपका आ जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. 4 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. ओके, और जो भी सोप बबल होगा आपने, मैंने पहले ही आपको बताया कि दोनों साइड से आपको फोर्स लगेगा, सो इट इज 2 टाइम्स. ओके, सो फाइनल इक्वेशन विल बिकम 8 सिग्मा पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. ओके, तो ये होगा आपका सरफेस एनर्जी के फॉर्मूलेज. ओके, वन मोर थिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया इट इज एक्सेस एनर्जी ड्यू टू द अनबैलेंस फोर्सेस. जब भी अनबैलेंस फोर्स होगा तो वहां पे डेफिनेटली जो ड्रॉपलेट्स है वो क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, ड्रॉपलेट्स फॉर्म नहीं होगा. ओके, तो ऐसी एक्सेस एनर्जी जो कि बिगर ड्रॉपलेट्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करेंगी, तो वो कितनी लगेंगी. जैसे कि मान लो कुछ वॉल्यूम है, बड़ा बिगर ड्रॉपलेट्स है, उसकी रेडियस है आर, तो उसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करने के लिए कितनी सरफेस एनर्जी लगेगी वो आपको निकालना है. जैसे कि मान लो एक बड़ा ड्रॉपलेट्स है, लिक्विड ड्रॉपलेट, उसकी डायमीटर जो है वो कैपिटल डी है, तो इसको n नंबर ऑफ छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करना है. ओके, सो इट इज n नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स और उसकी डायमीटर रहेगी d, स्मॉल d. ओके, तो ये स्प्रेडिंग के लिए या बस्टिंग के लिए जो भी एनर्जी लगेंगी वो आपको निकालनी होगी. अगर ये एनर्जी बैलेंस होती, ओके, तो जो ड्रॉपलेट्स है वो तो बिगर साइज का रहेगा, मगर एक्सेस एनर्जी की वजह से जो भी बस्टिंग हुई है तो उसमें से स्मॉलर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होने लगे हैं. तो ये इम्बैलेंसिंग जो होगा वो किस वजह से होगा, तो वो आपको निकालना है. जैसे कि सरफेस एनर्जी फॉर दिस बिगर ड्रॉपलेट इज E1. Okay, and the excess energy is nothing but work of bursting, we note it as a dw, and this energy of smaller droplet is E2. Okay, smaller droplet is E2, so work of bursting हमें निकालना है, so it is E2 minus E1. So this much is a imbalance or excess energy required to burst the bigger droplet. Okay, now निकालते हैं. चलो, तो हमने फॉर्मूला देखा है एनर्जी का, तो क्या आएगा ये ये आ जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. ओके, आर स्क्वायर बिकॉज दिस इज स्मॉलर डी इंटू एन. ओके, इंटू एन बिकॉज एन नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स में हमने इसको बस्ट किया है, तो एन इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया आएगा एन इंटू 4 पाई आर स्क्वायर एंड सरफेस टेंशन माइनस दिस E1 इज नथिंग बट सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर. ओके, तो यहाँ से हम जो कॉमन चीजें वो बाहर निकालेंगे, ये आ जाएगा 4 पाई सिग्मा इंटू स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एन माइनस कैपिटल आर स्क्वायर. ओके, तो ये मान लेते हैं इक्वेशन 1. ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे जो भी बिगर ड्रॉपलेट्स है उसको स्मॉल छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो है उसमें बर्स्ट किया है, तो जो भी वॉल्यूम है वो तो सेम ही रहेगा. ओके, वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉपलेट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉपलेट्स. ओके, और n स्मॉलर ड्रॉपलेट्स, सो V1 इज इक्वल टू V2. ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वेशन हमारा, वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉपलेट्स इज 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉपलेट इज n इंटू 4/3 पाई इंटू स्मॉल आर क्यूब. ओके, यहाँ पे 4/3 पाई कैंसिल होगा, तो यहाँ पे हमें रिलेशन मिलेगा n और स्मॉल आर और कैपिटल आर में n इंटू आर क्यूब, सॉरी n इंटू स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब, n इंटू स्मॉल आर क्यूब. n इंटू स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब. सो अगर ये सिंप्लीफाई करते हैं तो आर क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाई n. इसका क्यूब रूट निकालते हैं तो ये आ जाएगा r इज इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब रूट ऑफ n मीन्स n रेज टू पावर 1/3. ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूले तो हमें आर स्क्वायर चाहिए. ओके, ताकि हम आर स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सके. तो यह इसको अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर और n रेज टू पावर 2/3. ओके, तो ये r की वैल्यू जो है हमें मिली है आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय n रेज टू पावर 2/3. ओके, तो चलो हम इसे पुट करते हैं. ओके,
So the W work of busting is equal to 4 pi sigma. Okay, ये इक्वेशन 1. तो आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन रेज़ टू पावर 2/3 माइनस कैपिटल आर स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे भी न्यूमरेटर में कैपिटल आर स्क्वायर है, कैपिटल आर स्क्वायर है, तो इसे हम कॉमन निकाल सकते हैं. तो ये आ जाएगा आपका 4 पाई सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर. ओके, यहाँ पे यन बचा हुआ है क्योंकि ये ऑलरेडी यन है यहाँ पे, सॉरी, तो ये यन एज इट इज रहेगा. तो यहाँ पे आ जाएगा यन इंटू और n डिवाइडेड बाई n रेज़ टू पावर 2/3 माइनस 1. ओके, इसे हम n रेज़ टू पावर 2/3 को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये आएगा आपका 4 पाई सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर n इंटू n रेज़ टू पावर माइनस 2/3 माइनस 1. ओके, तो आपको पता है अगर बेस सेम होगा तो पावर की जो है वो एडिशन होगी. ओके, तो चलो लोग कर लो एडिशन. तो एडिशन एक साइन प्लस है एक साइन माइनस है, तो एडिशन करते समय उसका एक्चुअली सब्सट्रैक्शन होगा. ओके, सो इक्वेशन क्या मिलेगा आपको, 4 पाई सिग्मा आर स्क्वायर, ये आएगा n टू द पावर 1, ये है n टू द पावर माइनस 2, तो ये अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे 1 माइनस 2/3 तो ये आएगा आपका 3 माइनस 1, सॉरी 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स 1/3. सो ये आएगा n रेज़ टू पावर 1/3 माइनस 1. ओके, ये होगा आपका W. ओके, तो ये लास्ट रिजल्ट है जो आपको याद रखना है. ओके, ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अ कैपिलरी एक्शन. ओके, so it is also important. So capillary action is nothing but the rise or fall of liquid level inside tube. Okay, जैसे कि हम यहाँ पे कुछ लिक्विड, अगर स्मॉल डायमीटर ट्यूब हम इंसर्ट करेंगे तो उसमें कुछ लेवल राइज होगा. ओके, तो ये किस वजह से होगा, इट इज बिकॉज ऑफ द कोहेजन एंड अडेजन. ओके, ये कैपिलरी एक्शन जो है उसमें दोनों फिनोमिनन रिस्पॉन्सिबल रहेंगे कैपिलरी राइज या कैपिलरी फॉल के लिए. तो वो ये फिनोमिनन जो है कैपिलरी एक्शन का वो बिकॉज ऑफ कोहेजन एज वेल एज अडेजन. ओके, कोहेजन एज वेल एज अडेजन. जब भी कोहेजन डोमिनेट करेगा एडेजन को तो आपका लिक्विड लेवल वो राइज होगा, उसको हम कैपिलरी राइज कहते हैं. जब भी आपका अडेजन ज्यादा होगा तो उसे हम कहते हैं कैपिलरी फॉल. ओके, तो इसका भी इक्वेशन हम देख लेते हैं. तो यहाँ पे ये दिखाया, जब फोर्सेस बैलेंस करके दिखाया हुआ है, तो ये आपने एक स्मॉल ट्यूब डायमीटर जो है वो ट्यूब इंसर्ट किया है, तो यहाँ पे आपको H लेवल तक की लिक्विड लेवल राइज हुई है. ओके, तो जो भी वेट होगा इस लिक्विड का ड्यू टू द हाइट H, ओके, ड्यू टू द हाइट H, तो ये डाउनवर्ड एक्ट होगा. ओके, जो भी लिक्विड, जो कॉलम है उसमें जो भी लिक्विड राइज हुआ है, ओके, ये वाला ड्यू H हाइट तक, तो जो है वो डाउनवर्ड एक्ट होगा. तो उसको बैलेंस करने वाला फोर्स जो होगा वो लगेगा टेंसाइल फोर्स. ओके, ड्यू टू द सरफेस टेंशन. ओके, और ये एंगल करेगा थीटा विद द सरफेस. ओके, थीटा विद द सरफेस. तो जो भी टेंसाइल फोर्स है ड्यू टू द सरफेस टेंशन वो बैलेंस करके रखेगा वेट ऑफ लिक्विड ड्यू टू द हाइट H. ओके, वेट ऑफ लिक्विड ड्यू टू द हाइट H. सो निकाल लेते हैं वेट ऑफ लिक्विड. वेट ऑफ लिक्विड ड्यू टू हाइट हाइट H क्या आएगा, तो ये आएगा वेट यानी मास इनटू, ओके, और डायरेक्टली लिख ले सकते हैं, अभी ये उसकी कोई जरूरत नहीं. तो वेट इज नथिंग बट द वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके, ये होगा आपका वेट ऑफ लिक्विड ड्यू टू हाइट. ओके, सो वॉल्यूम क्या आएगा आपका H इंटू π/4 d स्क्वायर इंटू रो इंटू जी. ओके, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो भी ट्यूब का है वो तो सर्कुलर है, और हाइट कितनी है H, तो आपको वॉल्यूम मिलेगा इंटू रो इंटू जी. ये वेट जो है ड्यू टू हाइट H वो बैलेंस कौन करेगा, तो वो सरफेस टेंशन बैलेंस करेगा, और फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन बैलेंस करेगा. मगर ये टेंसाइल फोर्स जो है वो एक्ट होगा
इस विथ एंगल थीटा। अगर हम इसे रिजॉल्व करेंगे तो वो आएगा आपका सिग्मा इंटू कॉस थीटा और सिग्मा इंटू साइन थीटा। ओके, तो फोर्स क्या आएगा, तो वो आएगा आपका सिग्मा कॉस थीटा इंटू इंटू पाई डी, इंटू पाई डी। ओके, और ये अभी दोनों साइड से है तो वो होगा आपका 2। ओके, या सिंपली सिग्मा कॉस थीटा डॉट पाई डी। ओके ओके, सो बैलेंस करते हैं, दिस फोर्स इज इक्वल टू दिस फोर्स और सिंप्लीफाई करते हैं। सो एच इंटू पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू रो इंटू जी इज इक्वल टू सिग्मा कॉस थीटा इंटू पाई डी। ओके, तो ये एक डी इस डी के साथ कैंसिल होगा, ये पाई इस पाई के साथ कैंसिल होगा, और हम सिंप्लीफाई करते हैं और निकालते हैं वैल्यू ऑफ एच, एंड दैट एच इज नथिंग बट द राइज ऑफ कैपिलरी। ओके, तो उस ट्यूब में कितना हाइट बढ़ा हुआ है वो हमें निकालना है, तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। रिमेनिंग टर्म्स आर एच इंटू डी इंटू रो इंटू जी डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू सिग्मा कॉस थीटा। ओके, तो ये 4 है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एच इज इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रो जी इंटू डी। ओके, ये आएगा आपका इक्वेशन फॉर कैपिलरी राइज, और सेम इक्वेशन इज आल्सो फॉर द कैपिलरी फॉल। ओके, कैपिलरी फॉल, तो हम कुछ पॉइंट्स जो है यहाँ पे, और ये पहले देख लेते हैं कि राइट हैंड साइड फिगर जो है वो आपको डिप्रेशन दिखाएगी, जो उसे कहते हैं कैपिलरी फॉल। ओके, तो कुछ पॉइंट्स जो है वो मैं आपको बताता हूँ कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल के बारे में, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चले देखते हैं। जैसे कि कैपिलरी राइज का फॉर्मूला हमने देखा है, एच इज इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रो जी डी। नाउ द पॉइंट इज, what is the cos theta? Okay, what is the cos theta? if the water if the water is in contact with glass, in contact with glass, so that time the theta value will become 0. That time the value of theta will be 0. Now next is, what is the value of theta? Okay, next is, what is the value of, okay, now the value of theta. Okay, so water is in contact with the glass, that time the value of theta is 0. Now what is the value of theta means how much value of theta will be vary. Okay, so for the rise, okay, for the rise, sorry, for the rise, okay, here I will make a 2 column for rise and this is for fall. Okay, so for rise the value of theta is less than 90 degree, and for fall this theta is greater than 90 degree. Okay, so here also you can see when there is a fall, so the value of theta is greater than 90. Okay, so this is a bigger theta, and in the rise in capillary you can see there is a small value of theta which is less than 90, and for fall in capillary it is greater than 90. Okay, then during the rise here the cohesive forces, sorry, during the rise the adhesive forces is greater than cohesion. Adhesive forces is greater than cohesion, and here the cohesive forces greater than adhesion. Okay, कोहेसिव फोर्सेस इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्सेस। जब भी लेवल फॉल होगी उस टाइम में कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा होंगे, और जब भी रिक्विड लेवल राइज होगी उस टाइम एडहेसिव फोर्सेस आर ग्रेटर देन कोहेजन। ओके, दिस इज द थिंग। देन the shape of meniscus when there is a rise in capillary, so the meniscus is a concave, the meniscus is a concave, and when it is a fall it is a convex. Okay, so if you see this meniscus, okay, so it is a convex, and inside this you can see it is a concave. Okay, it is a concave. So these are the things.
which are very important related to properties of fluid. Okay, so basically there are simple questions on this topic. Okay, so if you do whatever I have explained, okay, you watch it repeatedly and be clear about the properties of fluid. Okay, तो वन मोर थिंग, जैसे कि हमने वाटर इज इन कांटेक्ट विद ग्लास, उस टाइम वैल्यू ऑफ थीटा इज 0 रहेगी, और जब भी मर्क्यूरी इज इन कांटेक्ट विद ग्लास रहेगा, ओके यहाँ पे लिखता हूँ मैं, सॉरी, मर्क्यूरी plus glass. Okay, mercury plus glass, I will write it in short. Mercury is in contact with glass, that time value of theta is 128 degree. 128 degree. Okay, so mercury plus glass interface and water plus glass interface. So जब भी water in glass interface रहेगा, value of theta जो रहेगी वो 0 रहेगी. जब भी mercury and glass interface रहेगा, तब value of theta जो रहेगी वो आपकी 128 रहेगी. Okay, तो वन मोर थिंग, जब भी कोई फ्लूइड जो होगा वो इंटरफेस करेगा कोई दूसरे फ्लूइड से, तो उसमें डेंसिटी का डिफरेंस रहेगा. तो उस टाइम में राइज ऑफ फॉल और राइज ऑफ और डिक्रीज, सॉरी, राइज और फॉल कैसे निकालते हैं, तो वो एच इज इक्वल टू आपका आएगा, एच इज इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रो माइनस रो d इंटू जी डी. ओके, सिंपली कोई भी फ्लूइड होगा वो सपोर्ट करेगा दूसरे फ्लूइड से, दोनों डेंसिटी का डिफरेंस आएगा इंटू जी डी. ओके, दैट्स इट. So this is all about the fluid properties. Hope you like the videos and hope you have gained something from this video. So thank you so much. We will meeting in the next video. तो हम next video में type of fluids देखेंगे. Okay, thank you.